मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र जी की जीवनी है। अब तक मैं आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व के 5 अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 6 इतनी सुंदर रचना किसने की का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। रंगून जाने से पहले शरद अपनी सब रचनाएं अपने मित्रों के पास छोड़ गया था। उनमें उसकी एक लंबी कहानी बड़ी दीदी थी। वह सुरेंद्रनाथ के पास थी। जाते समय वह कह गया था, छापने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर छापना ही हो जाए तो प्रवासी को छोड़कर और किसी पत्र में उसकी कोई भी रचना बिना अनुमति के न छापी जाए। अचानक सुरेंद्रनाथ की एक ऐसे व्यक्ति से भेंट हो गई जो इस काम में सहायक हो सकता था। भागलपुर के मुंसिफ श्री ज्ञानेंद्र कुमार बंदोपाध्याय साहित्य रसिक व्यक्ति थे। प्रवासी के संपादक श्री रामानंद चट्टोपाध्याय से उनका परिचय भी था। वे सुरेंद्रनाथ की साहित्य संसार सभा नाम की संस्था के सदस्य बन गए थे। उस सभा में शरदचंद्र की रचनाएं पढ़ी जाती थी। ज्ञानेंद्र बाबू को ये रचनाएं बहुत अच्छी लगीं। प्रवासी में छपवाने का वायदा करके उन्होंने बड़ी दीदी की नकल प्राप्त कर ली। उन्हीं दिनों श्रीमती सरला देवी चौधरानी भारती निकालती थी, लेकिन वह स्वयं अधिकतर लाहौर में रहती थी, इसलिए प्रकाशन समय पर नहीं हो पाता था। उन्हें एक संपादक की आवश्यकता थी। संयोग से सौरिंद्र मोहन मुखोपाध्याय को इस काम के लिए चुना गया। वह शरद के मित्र थे। बड़ी दीदी की एक प्रति उनके पास भी थी। उन्होंने यह प्रति सरला देवी को पढ़ने के लिए दी। पता नहीं ज्ञानेंद्र बाबू ने उसे प्रवासी में छपवाने का प्रबंध किया या नहीं, पर सरला देवी से उसकी प्रशंसा अवश्य की थी। पढ़कर वे मुग्ध हो उठी, बोली, चमत्कार, इसे भारती में छपने के लिए दे दो। 3-4 संख्याओं में छापो और शुरू में लेखक का नाम मत दो। लोग समझेंगे कि यह रचना रविंद्रनाथ की है और इस प्रकार पत्रिका के देरी से प्रकाशित होने की बात वे भूल जाएंगे। सौरिंद्र मोहन ने कहा, छापने से पहले लेखक की अनुमति लेनी होगी। सरला देवी बोली, तो चिट्ठी लिखकर अनुमति ले लो। सौरिंद्र मोहन ने कहा, वह वर्मा में है, लेकिन कहाँ है इसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत देर से मैंने उनकी कोई खबर नहीं पाई। सरला देवी बोली, जहां भी होंगे छपने पर किसी न किसी से इसकी चर्चा सुन ही लेंगे। क्या बिना अनुमति के छापने का दायित्व तुम नहीं ले सकते? सौरिंद्र मोहन गर्व से भर उठे, बोले, क्यों नहीं ले सकता? वह प्रचार के भूखे नहीं हैं। कहते हैं, लिखने में मुझे आनंद आता है। तुम पढ़ो वही काफी है। छापने का क्या काम? तुम्हारे अतिरिक्त मेरी कहानी और कौन पढ़ेगा? सरला देवी बोली, ऐसे शक्तिशाली लेखक का इस प्रकार शर्मिला होना अच्छा नहीं। तुम यह उत्तरदायित्व लो और छाप दो। सौरिंद्र मोहन ने तुरंत 3 संख्याओं में छापने के लिए 3 भाग करके कहानी प्रेस में दे दी, लेकिन इसी बीच में अंतिम भाग न जाने कहाँ खो गया। अब क्या हो? मुखर्जी महाशय ने भागलपुर विभूति भूषण भट्ट को लिखा। उन्होंने उत्तर दिया कि शरद की सभी रचनाएं सुरेंद्रनाथ के पास है। मुखर्जी महाशय ने सुरेंद्रनाथ को लिखा, बड़ी दीदी का शेषांक नकल करके तुरंत भेज दो, नहीं तो भारती का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सुरेंद्रनाथ जानते थे कि शरद कहाँ है। उन्होंने उसी पते पर लिखा। उत्तर आया, दे दो, अब और कोई रास्ता ही नहीं है। भारती का वह अंक प्रकाशित होते ही
बंगाल के साहित्यिक क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई। इतनी सुंदर रचना किसने लिखी है? मित्रों, वह समय था बैसाख 1907 ईस्वी, अप्रैल मई का। भाषा और शैली कैसी परिष्कृत, प्यारी और गठी हुई है। यह तो बंगाल के घर घर की कहानी है। किसी कुशल चितेरे ने कैसी सुघड़ता से इसे कागज पर उतारा है। जो साहित्य के मर्मज्ञ थे, उन्होंने सोचा, हो न हो रविंद्रनाथ ने छद्म नाम से यह कहानी लिखी है। उनके अतिरिक्त ऐसी सशक्त और उत्कृष्ट रचना और कौन कर सकता है? बंग दर्शन के संपादक शैलेश चंद्र मजमूदार की भी यही राय थी। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही रविंद्रनाथ ने उनसे कहा था कि वह इस समय नया उपन्यास लिखने की स्थिति में नहीं है। अब जब मजमूदार महाशय ने भारती में बड़ी दीदी की पहली किस्त पढ़ी तो चकित रह गए। तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले, आप तो कहते थे कि अभी नया उपन्यास नहीं लिख सकूंगा, लेकिन भारती के लिए बिना नाम दिए आप लिख रहे हैं। रविंद्रनाथ ने कहा, हाँ, मैं उपन्यास नहीं लिख सकता। किसी ने मेरी कविता विता इधर उधर से लेकर छाप दी होगी। नेत्र विस्फारित कर शैलेश बोले, कविता वविता नहीं महाशय, उपन्यास। रविंद्रनाथ अवाक रह गए। बोले, उपन्यास? क्या कहते हो शैलेश? मैंने उपन्यास लिखा और वह भारती में प्रकाशित हुआ? अरे नहीं नहीं, निश्चय ही कहीं भूल हुई है। विरक्त भाव से भारती में प्रकाशित बड़ी दीदी के अंश जेब से निकालकर शैलेश ने कहा, नाम न देने से क्या आप छिप सकते हैं? शैलेश के अभियोग की तीव्रता के कारण हो या बड़ी दीदी के प्रारंभिक 2-4 पंक्तियों के आकर्षण के कारण, रविंद्रनाथ ने निस्तब्ध होकर उस अंश को पढ़ डाला। पढ़कर बोले, सचमुच रचना बड़ी चमत्कारपूर्ण है, लेकिन यह मेरी रचना नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की है। पर जिसकी भी हो, वह असाधारण रूप से शक्तिशाली लेखक है। ठाकुर परिवार के दूसरे लोगों ने भी इस कहानी को पढ़ा। वे सब भी यह जानने को उत्सुक हो उठे कि आखिर इसका लेखक कौन है। और नींद्रनाथ ठाकुर के दामाद मणिलाल गंगोपाध्याय भारती के संपादक सौरेंद्र मोहन मुखर्जी के अतरंग मित्र थे। उन्हीं से जाकर उन्होंने लेखक का परिचय पूछा। फिर एक दिन उनको अवनींद्रनाथ के पास ले आए। वहां से वे दोनों रविंद्रनाथ के पास गए। रविंद्रनाथ ने शरचंद्र के बारे में सौरेंद्र मोहन से अनेक प्रश्न पूछ डाले। सब कुछ बताने के बाद सौरेंद्र मोहन ने कहा, उसकी लिखी हुई ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। रविंद्रनाथ बोले, तो जमा क्यों कर रखी है? उन्हें छापो, देश का मंगल होगा। सौरेंद्र मोहन ने कहा, लेकिन वह यहां नहीं है। रंगून में कहाँ रहता है मुझे पता नहीं। उसकी अनुमति के बिना उनकी रचनाएं नहीं छप सकती। रविंद्रनाथ बोले, कुछ भी करो, उसका पता लगाओ, उसे पकड़ लाओ। बंगाल में उसके जोड़ का लेखक नहीं मिल सकता। महान टॉलस्टॉय ने अपनी प्रथम कहानी बचपन LN के छद्म नाम से लिखी थी और उसे पढ़कर सेंट पीटर्सबर्ग के साहित्यिक क्षेत्रों में जैसे तूफान आ गया था। एक लेखक तो घर घर जाकर उस कहानी को सुनाने लगे और तुर्कनेव ने उस अज्ञात लेखक की वैसी ही प्रशंसा की थी जैसी रविंद्रनाथ ने शरद की। उसने संपादक को लिखा था, वह निश्चय ही प्रतिभाशाली है, उसे लिखो कि वह लिखता रहे। उसे यह भी बता दो कि मैं उसे प्रणाम करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं और प्रशंसा भेजता हूँ। शरत ने रंगून में बड़ी दीदी के स्वागत की बात न सुनी हो, ऐसा नहीं। सुनकर वह प्रसन्न भी हुआ, लेकिन जैसा कि उसका स्वभाव था, उसने वहां किसी से इसकी चर्चा नहीं की। लेकिन जब तीसरी किस्त पर लेखक का नाम छपा तो मित्रों को शंका हुई कि कहीं यह हमारा पगला शरत तो नहीं है। उनमें से किसी ने शरतचंद से पूछा, क्या बड़ी दीदी के लेखक तुम ही हो? शरत ने दृढ़ता से उत्तर दिया,
मैंने अपनी कोई रचना भारती को नहीं भेजी, लेकिन अपने अतरंग मित्रों से उसने कुछ नहीं छिपाया। योगेंद्र नाथ सरकार को सब कुछ बता दिया। कहा, यह रचना मैंने बचपन में लिखी थी, सुरेंद्र के पास छोड़ आया था, उसी ने दे दी थी। बड़ी दीदी के प्रकाशन के बाद वह कलकत्ता आया। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना था। कारमाइकिल कॉलेज में वह ऑपरेशन हुआ। 4 महीने तक वह कलकत्ता रहा, लेकिन इच्छा होने पर भी शर्म के मारे अपने किसी अतरंग मित्र से नहीं मिला। जैसे अपने रंगून के जीवन के कारण वह उनका सामना करने से कतराता हो। लेकिन वह भले ही मित्रों से न मिल सका हो, विवाह के योग्य कन्याओं के पिताओं ने उसे खूब परेशान किया। एक पत्र में उसने लिखा, मेरे दुख के दिनों में वे न जाने कहाँ थे, किंतु आज जब निश्चिंत होकर दिन काट देने का समय आया है, तो वे दया करके झुंड के झुंड न जाने किस अज्ञात स्थान से बाहर आ रहे हैं, समझ में नहीं आता। जब कभी भी वह कलकत्ता आता तो न मित्रों के पास ठहरता और न रिश्तेदारों के पास। उसका आवास बदनाम गलियों में ही होता था। इन्हीं बदनाम गलियों की बदनाम नारियों में उसने नारित्व की खोज की थी। न जाने कितनी अभागी नारियों का इतिहास उसने संचित किया था। उसके पास रहकर उसने गीत सीखे और अपने मुंह से अपनी यह सुख्याति करते हुए वह कभी नहीं झिझका। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि बड़ी दीदी का ऐसा भव्य स्वागत होने पर भी उसने सौरेंद्र मोहन से मिलना ठीक नहीं समझा। जाते समय वह अपने छोटे भाई प्रभास चंद्र से केवल इतना कह गया था कि भारती के जिन अंकों में बड़ी दीदी प्रकाशित हुई है, वे अंक खरीदकर वह उसे भेज दें। वह अपने मित्रों से क्यों नहीं मिल सका, इसका कारण उसने अपने उस पत्र में स्पष्ट किया है, जो उसने रंगून से लौटकर विभूति भूषण भट्ट को लिखा था। इस पत्र से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने तथाकथित अज्ञातवास के दिनों में वह मित्रों को यदा कदा पत्र लिखता रहा है। उन्होंने ही उसे उत्तर नहीं दिया। बहुत दिन बाद पत्र लिख रहा हूं। प्रार्थना करता हूं तुम्हें मिल जाए। मेरे सभी दुष्कर्मों को भूलकर इसे प्यार की दृष्टि से पढ़ना भाई, जिससे यह लिखना सार्थक हो जाए। तुम्हें चिट्ठी लिखते लज्जा आती है, डर भी लगता है कि मेरे इस हिज्जों की गलती से भरे विसरीख लेख को देखकर तुम हंसोगे और सोचोगे कि बचपन में इसे कैसे प्यार करता रहा हूं, कैसा अभागा हूं मैं। 4 महीने कलकत्ता रहने पर भी तुमसे मिल नहीं सका। उन दिनों तुम भी कलकत्ता में आए हुए थे। अब ऐसा लगता है कि फिर कभी तुमसे भेंट नहीं हो सकेगी। एक बार आंसू के साथ, एक बार अकेले ही तुम्हारे घर जाने को तैयार हुआ, किंतु शर्म के मारे नहीं जा सका। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है मेरा। कैसे अर्थहीन, निष्फल, निरस दिन, मास, वर्ष सिर से गुजर जाते हैं, सोच नहीं पाता। भगवान ने जब बुद्धि दी थी तो थोड़ा सद्बुद्धि भी दे सकते थे। नहीं दी तो इतना प्यार करना क्यों सिखाया। प्यार करने के लिए एक पात्र मुझे भी दे देते तो क्या उनके विश्व में मनुष्यों की कमी पड़ जाती। नहीं जानता यह उनका कैसा न्याय है। सोचता हूं जो मेरे आत्मीय बंधु बांधव हैं, उन सभी का मैं घृणा का पात्र हूं। इस बात का ज्ञान कितना मर्मांतक है, यह बताने पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। जानता हूं विश्वास करने का कोई मार्ग ही मैंने नहीं छोड़ा है। चीर प्रवासी, दुखी, कुत्सित आचार वाला मैं किसी के सामने आने के योग्य नहीं हूं। किंतु पुंटू, क्या इस सब का कारण मैं ही हूं? मेरे पतंग के नीचे भार नहीं है, मेरे तीर के सिर पर फलक नहीं है, मेरी नाव में पाल नहीं है, सीधा नहीं चलता, यह कहकर धिक्कार देकर दोनों हाथों से उसे धकेल देते हैं। यह सब क्या मेरा ही दोष है? साधु नहीं बनता। इस पंकिल जीवन में
साधुत्व का कृत्रिम आचरण नहीं टिकेगा। लेकिन तुम तो भले हो, तब तुम इतने निष्ठुर क्यों हो गए? सुरेंद्र गिरीन को पत्र लिखा, जवाब नहीं मिला। तुमने भी नहीं दिया। मुझे एक लाइन लिख भेजने पर क्या तुम पतित हो जाते? इतनी दूर रहकर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकूंगा। लिख भेजने पर तुम पतित नहीं हो जाओगे। एक चिट्ठी लिखने से ही तुम्हारा चरित्र मलिन हो जाता? ऐसी चीज के निर्मल रहने से क्या, मलिन होने से क्या? एक दिन तुम मुझे प्यार करते थे, आज मैं मिन्नत करता हूं कि इस चिट्ठी का जवाब देना भाई। हमेशा मेरे मन में यह विश्वास रहा है कि तुम और बूढ़ी अर्थात निरुपमा देवी कभी मुझसे विमुख नहीं होगे। मेरा यह विश्वास भंग मत करना। यदि मिथ्या भी हो तो उससे क्या हानि? यह मिथ्या किसी की कोई हानि नहीं करेगा, बल्कि एक व्यक्ति को आश्रय देगा। नैतिक अवनति के कारण मैं कितना गिर चुका हूं, यह माप कर देखने की शिक्षा मुझे नहीं मिली। किंतु दया, माया और प्यार के सर्वांगण में एक तिल भी दाग नहीं लगेगा, यह निश्चित रूप से कह सकता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगले 4 वर्षों में इस विश्वास की बहुत रक्षा नहीं हो सकी। स्वयं उसने भी अपने को प्रकट करने की कोई चेष्टा नहीं की। यश की कामना उसे जरा भी नहीं थी। मामा गिरीन्द्रनाथ को उसने लिखा था, यदि मैं यश लोलुप होता तो इतने दिन, इतना समय, इतने सहज भाव से नष्ट न कर पाता। मंदिर गल्प पर पारितोषिक मिलने पर भी उसने अपने को प्रकट नहीं किया। बड़ी दीदी के छपने पर भी नहीं किया। रविंद्रनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा पाकर भी वह अंधकार में छिपा रहा। लेकिन निश्चय ही कुछ ऐसा हो चुका था जिसने न केवल उसके जीवन को ही बदल दिया, बल्कि भारतीय साहित्य की धारा को भी नया मोड़ दिया। जन जन को अभिभूत कर देने वाली एक जीवंत सृजनात्मक शक्ति, मानव की अभिज्ञता को रूप देने वाला एक महान लोकप्रिय कथा शिल्पी। क्या सचमुच उसका जन्म हुआ होता यदि सौरेंद्र मोहन ने भारती में बड़ी दीदी को प्रकाशित न कर दिया होता? यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ऐसा न होता तो अपने को छिपाने की प्रवृत्ति में सिद्धहस्त शरद की प्रतिभा रंगून के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर की फाइलों में ही दफन होकर रह जाती। अपने को छिपाने की इस प्रवृत्ति का कारण उपर्युक्त पत्र में ढूंढा जा सकता है। कुछ और लोगों ने भी नाना रूपों में इसका विश्लेषण किया है। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री इलाचंद जोशी ने, जो कलकत्ता में कई वर्ष उनके संपर्क में रहे, लिखा है, ऐसा जान पड़ता है कि साहित्य समाज में अपरिचित और अज्ञात बने रहने में उसे एक विचित्र प्रकार का सुख का अनुभव होता था। उसके अंतर में कुछ ऐसी ग्रंथियां थीं जिनके कारण वह अपने जीवन काल में ख्याति का सामना करने से कतराता था और लिखता इसलिए चला जाता था कि उसकी मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो। तब एक स्वर्गीय लेखक की रचनाओं के भीतर से भूलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। शायद इसीलिए लिखना उसका किसी दिन नहीं रुका। धीमी गति से वह निरंतर चलता रहा। फिर भी उसके बर्मा के साथियों में बहुत कम लोग जानते थे कि शरद सचमुच एक सुंदर लेखक है। यह रहस्य प्रकट हुआ उसके एक निबंध से जो उसने बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए लिखा था। इस क्लब की स्थापना बंगाल सोशल क्लब से अलग हो जाने वाले कुछ सदस्यों ने की थी। इसकी गोष्ठियों में कविता, कहानी तथा विभिन्न विषयों पर प्रबंध पढ़े जाते थे, उन पर चर्चा होती थी। शरद वाक्पटु तो था ही, आलोचना करने में आगे रहता। तब कई बार मित्रों ने उससे कहा, इतना बोलते हो तो स्वयं क्यों नहीं लिखते? उसने उत्तर दिया, मैं लिखना नहीं जानता, बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। वही झूठ, वही अपने को छिपाने की प्रवृत्ति। लेकिन एक दिन जब नारी चरित्र को लेकर उस गोष्ठी में तुमुल तर्क युद्ध मच उठा, तब अनेक विद्वानों की पुस्तकों से उद्धरण पर उद्धरण देकर
उसने सबको चकित कर दिया। यहीं पर वह फंस गया। मित्रों ने कहा, तुम तो कहते थे कि बहुत कम पढ़े लिखे हो, इतना ज्ञान बिना पढ़े कैसे हो सकता है? अगली बार तुम्हें निबंध लिखना होगा। बचने का कोई मार्ग शेष नहीं रहा था। उसी समय यह घोषणा कर दी गई कि नारी के सामाजिक जीवन पर यौन प्रभाव विषय को लेकर आगामी बैठक में शरत एक निबंध पढ़ेगा। शीर्षक होगा नारी का इतिहास। इस स्वीकृति के बाद सदस्यों में, विशेषकर युवकों में उत्साह की जैसे कोई सीमा न रही। बड़ी उत्सुकता से वे उस दिन की राह देखने लगे। निश्चित दिन और निश्चित समय पर वह सभा आरंभ हुई। विषय की रोचकता के अनुसार उस दिन काफी भीड़ थी, लेकिन वक्ता शरत कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। समय बीतने लगा, भीड़ में व्यग्रता भी बढ़ने लगी। सभापति कुर्सी पर बैठे बैठे थक गए। आखिर यह निश्चय किया गया कि 2 सदस्य शरत को बुलाने के लिए उसके घर रवाना हों और इस बीच में उद्बोधन संगीत के साथ सभा का कार्य आरंभ कर दिया जाए। खूब वर्षा हो रही थी। योगेंद्रनाथ सरकार एक अन्य सदस्य के साथ 1.5 मील की यात्रा पर निकले, लेकिन जब घर पहुंचे तो पाया कि शरद वहां भी नहीं है। बहुत पुकारने पर एक व्यक्ति बाहर आया। सरकार ने कहा, क्या शरद अंदर नहीं है? उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सरकार ने कहा, हम बंगाल क्लब से आए हैं। आज शरद को वहां। पूरी बात सुने बिना वह व्यक्ति अंदर चला गया। दोनों सदस्य चकित रह गए, लेकिन वे कुछ करते इससे पूर्व ही वह व्यक्ति फिर बाहर आया। उसके हाथ में नत्थी किए हुए कागजों का एक ढेर था। सरकार को वे कागज देते हुए उसने कहा, बाबू विशेष काम से बाहर चले गए हैं, सभा में नहीं आ सकेंगे। मुझे ये कागज देने को कह गए हैं। प्रबंध का रूप देखते ही वे दोनों सदस्य घबरा गए। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ मानो वह महाभारत ही था। लौटकर उन्होंने सभा में इस बात की सूचना दी। निश्चय हुआ कि यदि शरद बाबू नहीं आ सके हैं तो उनका यह निबंध पढ़ा जाए। लेकिन पढ़े कौन? अक्षर यद्यपि सुंदर थे, फिर भी इतने छोटे थे और कागज इतने अधिक थे कि उनको पढ़ने के लिए कोई भी राजी नहीं हो सका। अंत में यह भार योगेंद्रनाथ सरकार को ही उठाना पड़ा। सुना गया कि शरत ने निबंध इसी शर्त पर लिखा था कि वह स्वयं उसे नहीं पढ़ेगा। वह पढ़ ही नहीं सकता था। राशि राशि कोटेशनों से भरे हुए उस निबंध को पढ़ने में योगेंद्र को पूरे 2 घंटे लगे। लेकिन जब वह निबंध पूर्ण हुआ तो सभा स्तब्ध थी। भाषा ऐसी ललित, शैली ऐसी मोहक, विषय वस्तु का निरूपण ऐसा सहज और तर्कसम्मत, ऐसा मौलिक और गंभीर कि सबने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। उसकी बचपन की रचना बड़ी दीदी प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन उसकी सहज प्रतिभा और प्रौढ़ रचना कौशल का वास्तविक परिचय पहली बार ही प्रकट हुआ। उसके चित्र देखते देखते एक दिन योगेंद्रनाथ ने एक पांडुलिपि खोज निकाली थी। मोटे मेलट की कापी पर मोतियों जैसे अक्षरों में 8-9 अध्याय लिखे हुए थे। नाम था चरित्रहीन। पढ़ना शुरू किया तो छोड़ते न बना। रविंद्रनाथ के गोरा को छोड़कर ऐसी सुंदर रचना उन्होंने नहीं पढ़ी थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसका प्रकाशन हुआ था। उन्होंने यह भी देखा कि उस पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। पूछा, ये कौन है? शरत ने उत्तर दिया, भागलपुर में हमारी एक साहित्य सभा थी, उसी के ये भी सदस्य थे। उनमें से सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय की कहानियों का एक संग्रह शेफाली के नाम से प्रकाशित हो चुका था। योगेंद्रनाथ ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। तब शरत ने कहा, हाँ हाँ, वह खूब मिलता है और तुम उससे पूछोगे तो मुझे अपना गुरु बताएगा। मित्रों, शेफाली जिसका नाम आया है, इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था।
सरकार ने कहा, ठीक है, किंतु ऐसा लगता है कि अब शिष्य ने गुरु को पराजित कर दिया है। हंसकर शरत ने जवाब दिया, अरे, मैं भी एकदम खराब नहीं लिखता, लिखूं तो बहुतों से अच्छा लिख सकता हूं। योगेंद्र जानते थे कि अंतर में जो आग है वह बहुत दिनों तक दबी नहीं रह सकती, इसीलिए वे उसे बराबर प्रोत्साहित करने और उकसाने लगे। उसी का परिणाम था यह नारी का इतिहास। बंगाल में कुल त्याग करने वाली भिन्न भिन्न जिलों की 700 अभागिनी नारियों के करुण जीवन की कहानी इसमें अंकित थी। नाम, पते, उम्र, जाति, परिचय और कुल त्याग का संक्षिप्त विवरण तक दिया था। नारी के यौन जीवन के रहस्य और उसके दैवी और मानवीय अगोचर विचित्र चरित्र के संबंध में गंभीर विवेचना और अनुशीलन करके सत्य का उद्घाटन किया था। इसके लिए उसे देश विदेश के इतिहास और साहित्य का मंथन करना पड़ा था। अपने इस संग्रह के संबंध में बहुत दिन बाद उसने लिखा, इस बात को असंदिग्ध रूप से जान सका कि जो कुल त्याग करके आती हैं उनमें 80% प्रायः सधवाएं हैं, विधवाएं बहुत ही कम हैं। पति के जीवित रहने से ही क्या और कड़े पहरे में रहने से ही क्या और विधवा होने से भी क्या, अनेक दुखों से नारी अपना धर्म नष्ट करने के लिए तैयार होती है, और जिसलिए होती है वह पर पुरुष का रूप नहीं, किसी विभत्स प्रवृत्ति का लोभ भी नहीं। जब वे अपनी इतनी बड़ी वस्तु को नष्ट करती हैं तो बाहर जाकर किसी आश्रय वस्तु को पाने के लोभ से नहीं, सिर्फ किसी बात से अपनों को मुक्त करने के लिए ही इस दुख को सिर पर उठा लेती हैं। लेकिन साधारण लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि सरज जैसा क्लर्क पश्चिम के दर्शन शास्त्रियों का अध्ययन भी कर सकता है। इसलिए जब भी वह गंभीरता से बातचीत करता तो वे कुछ भी समझ नहीं पाते और मजाक उड़ाने लगते। अरे क्या शरद, चाटुज्जे है, न जाने यह क्या बकता रहता है। वे उसे कुछ भी समझते हों, पर वह खूब पढ़ता था। मेल, स्पेंसर और कांट उसको बहुत प्रिय थे। स्पेंसर की सहज सरल अभिव्यक्ति पर वह मुग्ध था। मानता था कि सत्य की सहज उपलब्धि के बिना अभिव्यक्ति सहज नहीं हो सकती। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी का उसने खूब अध्ययन किया था। उपन्यासकार डिकेंस का अभी वह बहुत प्रशंसक था। टॉलस्टॉय भी डिकेंस को प्यार करते थे और दोनों का ऐसा करने का कारण भी एक था। टॉलस्टॉय ने अपनी डायरी में लिखा था, लेखक की लोकप्रियता की पहली शर्त वह प्यार है जो वह अपने द्वारा सृजित चरित्रों के प्रति प्रकट करता है। इसीलिए तो डिकेंस के चरित्र तमाम विश्व के समान मित्र हैं। शरत अमेरिका और रूस के मनुष्य को एक करने वाले इन्हीं चरित्रों की तलाश में था। डिकेंस के अतिरिक्त टॉलस्टॉय तथा जोला और हेनरी वुड भी उसके प्रिय रहे थे, लेकिन रविंद्रनाथ के प्रति उसकी भक्ति की सीमा नहीं थी। उनसे बड़ा कोई कवि है यह मानने को वह तैयार नहीं था। कहता था, दूसरे कवियों जैसा होने की चेष्टा की जा सकती है, पर रवि बाबू देखो तो उनकी यह कविता, ऐसी सुंदर कविता कोई लिख सकता है? जीवने यत पूजा हल न सारा, जानी है जानी ताओ हयनी हारा, जे फूलना फूटिते झरे छे धरणीते, जे नदी मरुपथे हारालो धारा, जानी है जानी ताओ हयनी हारा, जीवने आजो जहा रे छे पीछे, जानी है जानी ताओ हयनी मीछे, आमार अनागत आमार अनाहत, तोमार वीड़ा तारे बाजी छे तारा, जानी है जानी ताओ हयनी हारा। पढ़ते पढ़ते उसके नयन भीग आए। बोला, कविता के मूल में कल्पना होने से ही वह महान नहीं हो जाती, सत्य की उपलब्धि भी होनी चाहिए, तभी साहित्य की सृष्टि होती है। सरकार ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि रवि बाबू की कविता बहुत कठिन है। शरद बोला, यह तो ठीक है, परंतु सहानुभूति की उष्मा से जो वस्तु क्लिष्टता को सरलता में बदल देती है
उसकी उपलब्धि अंतर से ही हो सकती है, नहीं तो कविता को समझने की चेष्टा विडंबना मात्र है। कविता ऐसी हो जो पढ़ने सुनने में सुंदर लगे, एक बार पढ़ने सुनने मात्र से तृप्ति न हो, जिसमें ऐसा गहरा भाव हो जो सहज धारणा से परे हो। नहीं तो तुम मार ले धक्का, आमी मारलाम ठेला, इसे क्या कविता कहते हैं? यह तो उन श्रीमान वंशी मोहन की ओहे तालगाछ तुम केनो ये तो लंबा भीत जगदम्बा जैसी कविता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 6 इतनी सुंदर रचना किसने की का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के अगले भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।